नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे परीक्षा मंथन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले साथियों, आपको पता होगा कि आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ये परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस का जो बूस्टर सीरीज है, बूस्टर सीरीज में ये डेमो का एक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और जिसका कि टॉपिक है साथियों, आप देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पे एक चित्र, आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ये फिगर कमोबेश आपको दिखा देगा कि टॉपिक इसका क्या है। आ रही बात समझ में साथियों? भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे आज इस टॉपिक पे, भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले साथियों, आपसे हम कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहते हैं कि आखिर कुछ पहलुओं पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर ये टॉपिक चूज किया गया है भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली। तो परीक्षा मंथन के इस बूस्टर सीरीज में हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ें कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाए, क्या रणनीतियां होनी चाहिए, क्या इसको केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त है? पढ़ना का अर्थ ये हुआ साथियों, मैं आपको यहां पे पढ़ा दिया, ज्ञान परोस दिया, लेकिन ये यदि नहीं बताया जाए कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें याद रखना है, कहां से प्रश्न बनता है, यानी कि अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे हमारी जो भूमिका है साथियों, वो दो तरीके की भूमिका यहां पे हमको निभाना पड़ेगा। यदि मैं आपको ये कहूं कि परीक्षा मंथन के इस बूस्टर सीरीज में मैं आलोक पांडे आपको यदि ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो इसमें हमको दो भूमिका निभानी पड़ेगी। पहली जो भूमिका हमारी है साथियों, वो टीचर की होगी, और जो हमारी दूसरी भूमिका होगी वो एक कोच के तौर पे होगी। टीचर क्यों? क्योंकि टीचर साथियों वो क्या करता है, आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता है। आप देखते हैं एकेडमिक जगत में, तो यहां से आपको इंडियन जुडिशरी एंड कॉलेजियम सिस्टम का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो दूसरी भूमिका हम अदा करेंगे, यानी कि कोच की भूमिका, तो उस पहलू पे हमारा फोकस होगा उस दौरान कि क्या क्या परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और हमें कैसे इन नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, चाहे वो साक्षात्कार का पक्ष हो हमारे, चाहे मुख्य परीक्षा का भी पक्ष हो। यहाँ से बहुत सी चीजें आज इस टॉपिक के थ्रू आप ये जान जाएंगे कि ये कंटेंट जो है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यह कंटेंट प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार के लहजे से तीनों आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपका तीनों तैयार हो जाएगा। यह अलग बात है कि बूस्टर सीरीज प्रारंभिक परीक्षा को कवर करने के लिए दिया गया है, लेकिन इसका डेप्थनेस इतना ज़्यादा है, अर्थात कि बेसिक टू एडवांस की जो बात होती है, जब बेसिक टू एडवांस आपको पता चल जाएगा साथियों, तो साक्षात्कार का भी पक्ष आपका क्लियर हो जाता है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं कि साक्षात्कार में भी क्या होता है ना, ज्ञान का एप्लीकेशन पे ही फोकस होता है। आखिर व्यक्तित्व का परीक्षण किस पे होता है? ज्ञान के एप्लीकेशन पे ही। तो कहने का सेंस ये है कि आपके पीसीएस क्वालिफाई कराने के लिए, पीसीएस में सफल होने के लिए जो एक कंप्लीट आपका अप्रोच होना चाहिए, वो अप्रोच होना चाहिए साथियों, वो अप्रोच आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस वीडियो लेक्चर में। आइए साथियों हम देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली, आइए थोड़ा सा हम इस पर गौर करते हैं। भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली, अब एक सेकंड और मैं इस पे थोड़ा सा, एक मिनट इस पे हम और चर्चा करना चाहते हैं एक पॉइंट को लेकर के साथियों, कि भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली, ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है, पहली बात तो बहुत ही बर्निंग इशू रहता है, हमेशा समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना रहता है, आप एडिटोरियल पेज वगैरह देखते हैं। क्योंकि साथियों आप इस शब्द से तो परिचित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली बड़ा ही
कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा वर्तमान में आप देखेंगे साथियों, हमारी हायर जुडिशरी बोले साथियों तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को हायर जुडिशरी बोला जाता है। आप इस बात को समझेंगे यदि मोटे तौर पे, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो इस कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होता है। बात समझ में आ गया? कॉलेजियम प्रणाली के ही द्वारा होता है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे यदि मैं पुनः यहाँ पे, ये तो समझ गए आप, और ये भारतीय न्यायपालिका, तो पूरी इंडियन जुडिशरी तो देखा जाए तो कॉलेजियम प्रणाली का अनुकरण पूरे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में नहीं किया जाता है। केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में इस कॉलेजियम प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और पूरे विश्व में साथियों यह एक अनूठा उदाहरण भारत में ही केवल इकलौता मिलता है कि जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में कभी कभी तो यहां तक मैं एक कह दूं कि हास्यास्पद विषय बन जाता है ये, कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका ही न्यायपालिका, क्योंकि साथियों देखिएगा, आप टर्मिनोलॉजी जानते हैं, एक शब्द आता है अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति। यह बेसिकली एक प्रशासकीय शब्द है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है, और न्यायपालिका वहां प्रशासकीय भूमिका में आ जाती है। इसको भी लेकर के आलोचना होती है। हालांकि अभी हम एक उस पहलू पे भी आएंगे, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने की बात है कि हम ये कंटेंट आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, इंडियन जुडिशरी एंड कॉलेजियम सिस्टम, इस पे पुनः एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह हमारा मैटर इस संस्थान के द्वारा आप बूस्टर सीरीज के तहत जो हमसे मैटर पढ़ेंगे, वो मैटर आपको बताया गया है कि 2 रणनीतियां हम लोग बताए हैं। एक तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस रहेगा, अर्थात बेसिक समझ कैसे आपकी बेहतर हो, इस पे बेसिक टू एडवांस कैसे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो साथियों, और दूसरा जो ये कंटेंट जो है परीक्षा उपयोगी कैसे हो, अर्थात एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हो, तो मैं आपको बता दूं, यदि बेसिक टू एडवांस का अप्रोच हमारे मैटर में मिल जाए, बेसिक टू एडवांस का अप्रोच, तो हमारी समझ बेहतर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और यदि मैटर हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रहे, ये कैसे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा साथियों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बेस्ड हमारा मैटर होगा। यानी कंटेंट हमारा बोझिल नहीं होगा, बहुत ज्यादा उबाऊ नहीं होगा, 1000 पन्ने का नहीं होगा। आपकी समग्र रणनीतियां क्या करेंगी, आपके मैटर को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लेके चले जाएंगे, आपकी समझ बेहतर हो जाएगा। अर्थात समझिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए 2 ही चीज है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पढ़ाए और वो कंटेंट आपको समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं आज का लेक्चर इंडियन जुडिशरी एंड कॉलेजियम सिस्टम पढ़ा रहा हूं, यदि आपके वो समझ में आ गया और वो परीक्षा में भी पूछा जा रहा हो, ऐसा ट्रेंड रहा हो, तो आपके सफल होने की हम उम्मीद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन साथियों, वो कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या किया जाए कि आपकी समझ में आए, तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज है हमारी इस बूस्टर सीरीज में ये अप्लाई किया गया है कि बेसिक टू एडवांस पर जोर रहेगा, बेसिक टू एडवांस पे जोर रहेगा। और उसकी जो दूसरी रणनीति है, क्या है दूसरी रणनीति, कि एग्जाम ओरिएंटेशन बना रहे हमारा कंटेंट। इसके लिए हमारी रणनीति क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अवलोकन। इन 2 पैमाने पे यदि हमारा मैटर खरा उतर गया, तो साथियों मैं यकीन से कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और अपना जो तजुर्बा मेरे पास है, जो अनुभव, उस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे सफलता
आपके लिए पर्याय बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसी पैमाने पर मैं आज आपको एक झलक दिखाने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक का, इंडियन जुडिशरी एंड कॉलेजियल सिस्टम को, ताकि आपको अब देखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि दोनों पैरामीटर पे खरा उतरा है नहीं। प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। तो मैं इसको शुरू करता हूं, इंडियन जुडिशरी एंड कॉलेजियम सिस्टम। साथियों, शब्द जो है कॉलेजियम, कॉलेजियम सिस्टम जो है, कोई आपसे पूछे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो साथियों कॉलेजियम जो है यह एक प्रकार की प्रणाली यानी कि सिस्टम है। कैसी प्रणाली है? एक न्यायिक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? न्यायिक प्रणाली है। न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा इसको अपनाया गया है। यह विधायी प्रणाली नहीं है, विधान अर्थात कि संसद के द्वारा इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। यह एग्जीक्यूटिव प्रोसेस भी नहीं है, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा भी नहीं इसका संचालन किया गया है। अर्थात इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है? न्यायपालिका के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया है। इसलिए ये साथियों क्या है? एक न्यायिक प्रणाली है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम क्या है? यह एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? न्यायिक प्रणाली है। बात तो समझ में आ गया हो। क्या करती है कॉलेजियम प्रणाली? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों गठन इसका किया गया? क्यों इसको अस्तित्व में लाया गया? तो इसका साथियों उद्देश्य ये है, एक ही उद्देश्य है कि ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या करता है? इसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है जजेस का। अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या किया जाता है? जजों की नियुक्ति किया जाता है। जजों की, यहां ध्यान दीजिएगा, जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक प्रश्न ये उठता है साथियों कि क्या कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ये जो नियुक्ति किया जा रहा है, जब से हमारा संविधान बना हुआ है, क्या तभी से कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, या बाद में आया? तो इस प्रश्न के जवाब यदि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेजियम प्रणाली मूलतः संविधान में नहीं था, और यह संवैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है, यानी कि संविधान किसी अनुच्छेद के द्वारा भी यह बाधा नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। और संविधान के निर्माण के समय यह अस्तित्व में नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में जब देश गणतंत्र हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हो गए, हमको आज़ादी मिली, उसके बाद हम गणतंत्र हुए, हमारा संविधान लागू हो गया। तो संविधान के लागू होने पर, है ना, इस समय यानी कि अपना हमारा संविधान बन गया। और कॉलेजियम प्रणाली साथियों, एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं यहां ताकि समझने में आसानी होगी। 1993 में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछता है पीसीएस में कि कॉलेजियम प्रणाली कब आया अस्तित्व में, तो 1993 में आया। तो ध्यान दीजिएगा कि 1993 यानी कि 1993 में कॉलेजियम आया, है ना। तो आखिर 1993 से लेकर के ये जो बीच का फासला है 26 जनवरी 1950, आखिर इनके बीच में इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती थी जब कॉलेजियम नहीं था तो अस्तित्व में? और कॉलेजियम, इसका अर्थ है कि कॉलेजियम आया होगा तो कोई न कोई घटना जरूर अवश्य घटी होगी। यह देखिए साथियों, यह हमारे पैरामीटर, प्राथमिक पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, उस पर देखिए पहुंच रहे हैं हम। गौर फरमाइएगा यहां पे कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम बेसिक, अब देखिएगा कि आखिर वो कौन सा एक चरण है, इसको हमको पहचानना पड़ेगा। वो कौन सा चरण है जिसमें हमको ये झलक दिखाई देने लगेगी कि हम कॉलेजियम महसूस किया जाने लगा। यानी कि 1993 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के इस बीच में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा नहीं किया जाता था। यह एकदम बेहद
आपको स्पष्ट है? तो अब हम जरा उस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि आखिर कॉलेजियम से पहले किन प्रक्रियाओं का या किन प्रक्रियाओं के आधार पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। तो आइए देखते हैं। संविधान का दो अनुच्छेद इस संदर्भ में चर्चित है। एक है अनुच्छेद 124 का क्लास 1। अनुच्छेद 124 का जो क्लास 1 है वो दरअसल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे आप घर की संरचना देखते हैं कि ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट, सरिया वगैरह, श्रम वगैरह से मिल करके बनता है, तो उसी तरह से अनुच्छेद 124 का क्लास 1 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो किससे होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्लस 7 अन्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होगा। 7 अन्य न्यायाधीश, है ना? आप जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे साथियों, आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय में एक चीफ उच्चतम न्यायालय में एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य कई न्यायाधीश होते हैं। आप देखते हैं जैसे कॉलेजों में या किसी संस्थान में एक मुखिया होता है, बाकी अन्य उसके कर्मचारी होते हैं उनके कार्यों में सहायता करने के लिए। कुछ इसी तरह की पद्धति यहाँ पे भी होती है, प्रक्रिया यहाँ पे भी कुछ होता है। ऐसा ही दिखाई देगा। कंपोजिशन पद्धति हम नहीं बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ओरिजिनली यानी मूलतः भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी काल प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। अब देखिए, इस अपने कंटेंट को मैं सेकंड फेज पे चर्चा कर रहा हूं, कैसे परीक्षा उपयोगी ये सिद्ध हो रहे हैं। कभी काल प्रश्न ऐसे पूछता है कि दे देगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 दे देगा कि शुरुआत में, है ना, उच्चतम न्यायालय में 1 न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और दूसरा कथन दे देगा दूसरा कथन कि वर्तमान में 1 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कथन 1 केवल सही है, कथन 2 केवल सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है। इस प्रकार के प्रश्न भी यहां से बन सकते हैं। अब जरा गौर से सुनिए यहां पे कि 124(4)(1) क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कि यह 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के क्या होगा? ये बनेगा, इसका गठन होगा। और ये 7 न्यायाधीश से अधिक नहीं होंगे तब तक जब तक संसद विधि द्वारा मतलब विधि के माध्यम से एक्ट पारित करके इसको बढ़ाए न, तब तक ये इतना ही बना रहेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका अर्थ ये निकला कि जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की अधिकारिता किसके पास चला गया? संसद के पास चला गया। ध्यान में समझ में आया ये बात? यही वो टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस संसद के पास चला गया। किसके खेमे में चला गया? संसद के पास चला गया। अर्थात संसद क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करना होगा तो संसद क्या करेगी? एक्ट पारित करके, अधिनियम पारित करके वो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। यही वजह है कि यदि वर्तमान समय का देखा जाए, वर्तमान में हम लोग इस समय 14 जनवरी 2022 पे, आज का दिन 14 जनवरी 1922 है, और यदि हम देखें तो 2019 में संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019, यह एक एक्ट पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
संसद के द्वारा साथियों, सॉरी, संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। और ये एक्ट पारित करके साथियों क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, एक सीजेआई प्लस 33 अन्य। बात समझ में आ गया। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि वर्तमान मूलतः सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे और 7 अन्य न्यायाधीश, अर्थात मूलतः कुल न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में कितने थे, 8 थे। बात समझ में आ गया। और वर्तमान में कितने हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर के, कुल 34 हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करना हो, वृद्धि करना हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, अधिकृत कौन है, तो संसद इसके लिए संसद एक्ट पारित करके न्यायाधीशों की संख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। यहां तक बात समझ में आ गया। कहीं कोई इसमें दिक्कत, समय समय पे बढ़ाता गया है संसद के द्वारा इसको बढ़ाया गया है और वर्तमान समय में इसकी तस्वीर यही है। ये 124(1) कहता है, अर्थात कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर दूसरा चीज क्या कहता है कि अनुच्छेद 124 का क्लाज 2, इसको देखते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद 124 का क्लास 2 क्या कहता है, इसको देखिएगा। यहां पे समझने वाली बात यह है साथियों कि यही न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, यही नियुक्ति के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 124 का क्लास 2 ये क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। देखेंगे यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और यह प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने से पहले वो क्या करता है, न्यायाधीशों से परामर्श करता है। क्या करता है, परामर्श करता है। कौन कौन से न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी क्या करता हो, परामर्श करता है। ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या करता है, परामर्श करता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा साथियों, संविधान में ये कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति परामर्श करते समय ऐसे कितने न्यायाधीशों से परामर्श लेगा, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कितने न्यायाधीशों से परामर्श लेगा, ये ऐसा कहीं नहीं कहा गया। आ रही बात समझ में। थोड़ा सा एक चीज पे और हम ध्यान देते हैं, यहां पे आते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति की बात आती है, यानी कि चीफ जस्टिस, ये तो जज हो गए ना, अन्य जजेस में आ गए। लेकिन जैसे ही हम चीफ जस्टिस की नियुक्ति की बात करते हैं, है ना, जैसे हम यहां पे ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करता है, ये परामर्श लेता है। किससे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से। लेकिन साथियों यही सुप्रीम कोर्ट के जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यहां पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मैं इसको अब से लिख दे रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा एक में सब हो गया, मिक्स हो गया था, ध्यान दीजिएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं, एक होता है सीजेआई, आ रही बात समझ में, और उसके बाद क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। तो जो सीजेआई है इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
अभी साथियों जब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है सीजेआई की, तो परामर्श किससे लेता है? राष्ट्रपति परामर्श किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से लेगा परामर्श। परामर्श कितने न्यायाधीशों से लेगा संविधान में कहीं व्याख्यायित नहीं किया गया, कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये सब कुछ बात नहीं किया गया है। बात समझ में आ गया? दूसरा चीज, किस हाई कोर्ट से परामर्श लेगा, ये भी बात नहीं कहीं कुछ कहा गया है। ये सब राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति जैसा उचित समय, उस समय जितना उचित समझे उतने न्यायाधीशों से क्या कर सकता है, वो परामर्श ले सकता है। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। आ रही बात समझ में? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसमें साथियों ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति तो नियुक्ति ही करता है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। लेकिन इस समय अर्थात कि जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो परामर्श इनसे तो लेगा ही लेगा, लेकिन सीजेआई यानी कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आ रही बात समझ में? यानी कि आपको यहां तक आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आर्टिकल में, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में जो बात कहा गया है, इन अनुच्छेदों में जो बात कहा गया है वो ये दिखाई दे रहा है आपको कि अभी यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये कार्यपालिका के पक्ष में है, अर्थात कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनका परामर्श जो है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी उध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। यहां पे भी बाध्यकारी नहीं है परामर्श शब्द। आ रही बात समझ में? यहां पे आप थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देंगे कि संविधान में आपको यह दिख गया कि न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किसके हाथ में है? तो कार्यपालिका। क्यों साथियों? क्योंकि कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आप एक चीज बात जान रहे हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात जो राष्ट्रपति है वह कोई भी काम हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है। आर्टिकल 74 यही बात कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम होता है। तो पीएम जो चीज कहेगा वही चीज यहां पे होगा। ये क्यों ऐसा बात कह रहा हूं? क्योंकि अभी पीएम को लेकर के आगे एक घटना घटने वाली है। इस इंडियन जुडिशरी सिस्टम के हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड में आप आगे चलेंगे अभी आप, तो उसमें आपको एक घटना, एक इवेंट दिखाई देगा जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस पीएम का नाम भी आपको बता दे रहा हूं, इंदिरा गांधी। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है अब आपको कि इस अपॉइंटमेंट के आपको स्पष्ट हो गया है इस आर्टिकल से कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। और यहां पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इनसे परामर्श कर ले रहा है, लेकिन परामर्श मानना कोई इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। अमूमन पूरे दुनिया में राष्ट्रपति के अर्थात कार्यपालिका के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। बात समझ में आ गया? अब हम इसके अगले पक्ष पे चलते हैं। साथियों आपको बता दूं, आपने जो चीज देखा यहां पे कि अनुच्छेद 124(2) जो है, अनुच्छेद 124 का जो क्लास 2 है, इसके तहत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है वो
राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। और यह राष्ट्रपति जो है परामर्श लेकर के क्या करता है, नियुक्त करता है, परामर्श लेता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेता है। और यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं है कि जो इन्होंने कहा वही राष्ट्रपति मानेंगे। कॉलेजियम साथियों ठीक इसके विपरीत है, कॉलेजियम इसके ठीक विपरीत है। अब कॉलेजियम इसके ठीक विपरीत है तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, तभी आगे की घटनाएं आपको याद आएंगी। अब हम चलते हैं स्वतंत्र भारत का दौरा स्टार्ट करते हैं। आते हैं 26 जनवरी 1950 में, थोड़ा सा प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल चलते हैं, वहां देखते हैं। साथियों, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन दिनों अर्थात उनके कार्यकाल में आपको इंडियन जुडिशरी सिस्टम में उन्होंने सीजीआई की नियुक्ति में, ध्यान रखिएगा, सीजीआई की नियुक्ति में एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शुरुआत उन्होंने किया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि सीजीआई वही होगा जो उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर होगा, अर्थात सीजीआई का पद सीनियरिटी के आधार पर दिया जाएगा। यह बेहद लोकतांत्रिक हुआ और इसका पूरा देश में स्वागत किया गया, उनके इस पहल की सराहना किया गया। आ रही बात समझ में? इस तरह हम देखें, और इन्होंने कभी भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में इनके कार्यकाल में आप देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कभी भी विवाद का विषय नहीं बन पाया। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। चूंकि नेहरू स्वभाव से, ध्यान रखिएगा, समाजवादी थे और लोकतांत्रिक थे। हो सकता है इस वजह से उन्होंने इस परंपरा का अनुकरण किया हो। और ये साथियों यहीं पे ध्यान दीजिएगा, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट होने लगा वो साथियों परंपरा से आया, ट्रेडिशन से आया, परंपरा से आया। नेहरू ने परंपरा का क्या अनुकरण कर लिया कि जो सीनियर होगा अर्थात वरिष्ठता का क्रम, वरिष्ठता का क्रम, जो सीनियर होगा उसे सीजीआई बनाया जाएगा। कहीं कोई इसमें गलतफहमी फिर नहीं होगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद एक छोटा सा कार्यकाल आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। उनका भी कार्यकाल साथियों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं पैदा होता है। उनका भी कार्यकाल एक तरह से बेहद शानदार रहा और समभाव में रहा। न उन्होंने कोई इनोवेटिव अप्रोच पैदा किया नियुक्ति के समय में, या कहीं कोई ऐसा विवादों के घेरे में नहीं आए, या यूं हम कहें इसीलिए उनका भी कार्यकाल सीमित ही कार्यकाल था, लेकिन उनका भी कार्यकाल एक बेहद शानदार कार्यकाल था। भारतीय इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया विवादों के घेरे में कब से आई, इसकी न्यू साथियों देखेंगे आप इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिखाई देगा आपको, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। अब क्या हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, हायर जुडिशरी सिस्टम में अर्थात उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या ऐसा विवाद आ गया। दरअसल मुद्दा कुछ इस तरह के था, यहां पे हम समझेंगे, गौर करिएगा, यहां पे हमको समझना है। क्या समझना है कि 1973 में एक प्रसिद्ध केस आया था, आप इस केस से बहुत परिचित होंगे, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज का केस आया था। हम इस केस के बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, इसका कोई हमको इससे मतलब नहीं है। जितना मतलब है, बहुत आंशिक जितना मतलब है उसकी हम चर्चा यहां पे करेंगे। इस केस में साथियों 24 अप्रैल 1973 को आप देखेंगे, 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही शानदार डिसीजन दिया। और उसमें मैटर क्या था, केस क्या था
वैसे तो कई चीज उसमें था, लेकिन जो मूलतः था कि क्या संसद के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यही प्रश्न था। तो इस केस में उच्चतम न्यायालय का कहना था कि हां, क्या कहना था उच्चतम न्यायालय का कि हां, संसद के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संसद के पास यह शक्ति है कि वह भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद की यह शक्ति अनलिमिटेड नहीं है कि जो चाहे मनमाने ढंग से कर दे। इस केस में यह कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर बाकी अन्य चीजों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यहीं से साथियों मूल ढांचे का केस आता है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचे का सिद्धांत यहीं से आता है। मूल ढांचा किसको कहेंगे साथियों? ऐसा संविधान का ऐसा भाग जो संविधान के लिए नींव का काम करेगा, अर्थात जो यदि हम संविधान में से बेसिक स्ट्रक्चर को निकाल दें तो संविधान खत्म हो जाएगा। और इस केस में न्यायपालिका के द्वारा यह बताया गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह बताया भी गया कि हम समय समय पर बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, परिस्थितियों के हिसाब से हमें अभी डिक्लेयर, हालांकि फिर भी कमोबेश 24-25 ऐसे पॉइंट को उन्होंने गिनाया है कि संविधान में ये जगह है जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो लकीर का फकीर नहीं है, वो रिजिड नहीं है। हो सकता कि इन फ्यूचर परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि उसके सीमा को और विस्तारित किया जा सकता है। इसीलिए न्याय अदालत ने यह कहा कि हम समय समय पे इस बात को बताएंगे कि मूल ढांचा जो है क्या है, इसको हम समय समय बताएंगे आगे। अब इस मूल ढांचे के सिद्धांत में क्या हो गया, संसद की संविधान में संशोधनीयता की जो शक्ति थी, अर्थात संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति थी, उस पे अंकुश लग गया। अब एक चीज आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझना होगा, यही इस कक्षा कार्यक्रम की विशेषता है। ध्यान रखिएगा कि अब आप कैसे समझेंगे कि संसद की यहां पे शक्ति को अंकुश किया गया, संशोधनीयता की शक्ति को। तो इससे भला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तिल मिलाने की क्या जरूरत था, उनको तकलीफ क्यों हो गया? तो साथियों आपको बता दूं, आखिर कोई भी मंत्री परिषद का हिस्सा होता है तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही पीएम होता है। और मंत्री परिषद में जो भी व्यक्ति आया रहता है, मंत्री परिषद का जो भी सदस्य होता है, वो कहीं ना कहीं या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। वो होगा तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं संसद का ही तो सदस्य है ना। तो व्यवहारिक रूप में यदि देखा जाए तो संसद की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पे कार्यपालिका के द्वारा, नहीं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया है कौन? पीएम है। इसीलिए इंदिरा गांधी की थोड़ा सा तकलीफ इनको हुआ, और थोड़ा सा तकलीफ नहीं हुआ इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी को इतना तकलीफ हुआ 1973 में इस डिसीजन के बाद कि 25 अप्रैल को, ध्यान से समझिएगा, 25 अप्रैल 1973 को राष्ट्रपति कार्यालय से एक अधिसूचना जारी होती है। और आपको बता दूं कि ये जो केशवन भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, ये 13 न्यायाधीशों का केस था। ये 13 न्यायाधीशों का केस था। और इस 13 न्यायाधीशों में जब जितने लोग थे तो इसमें बहुमत किसके पक्ष में था? न्यायाधीशों ने यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा बहुत सही है,
यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत सही है, अधिकतर जजों ने कहा, यानी बहुमत इसके पक्ष में था कि बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मूल ढांचे सिद्धांत होना चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। उनमें जो इसका विरोध किए थे, तो विरोधी जो थे ना, जो विरोध किए थे, आपको बता दूं, जो विरोध किए थे उनमें एक लोग थे A.N. रे, अतुल नाथ रे, है ना, अतुल नाथ रे थे। RAY है ये, ध्यान दीजिएगा, RAY। और जिन लोगों ने इसमें यह कहा कि नहीं मूल ढांचे का सिद्धांत होना चाहिए, उसमें थे शेलट साहब थे, ग्रोवर साहब थे, और एक और न्यायाधीश थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा न्यायाधीश का नाम उनका, JM शेलट, ग्रोवर, और तो ये लोग साथियों, हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक इनमें न्यायाधीशों में अब इन्हीं लोगों को CJI बनना था, यही सीनियर जज लोग थे। तो सीनियरिटी क्रम में यदि देखा जाए, JM शेलट थे, JM शेलट साहब थे, और ग्रोवर साहब थे, हेगड़े थे, देखिए हेगड़े थे, याद आ गया, हेगड़े थे, शेलट थे, ग्रोवर थे, हेगड़े थे, और चौथे नंबर पे क्रम आता है A.N. रे साहब का। तो यदि जो नेहरू ने परंपरा स्थापित किया था साथियों सीनियरिटी का, यदि उस सिद्धांत का यहां पे अनुकरण किया जाता जो परंपरा में चल रहा था, तो स्वाभाविक रूप से था कि ये JM शेलट साहब 25 अप्रैल 1973 को क्या बनते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते। यदि ये नहीं बनते तो ग्रोवर साहब बनते, हेगड़े साहब बनते। लेकिन आपको बता दूं कि इन तीनों लोगों को CJI नहीं बनने का ऑफर दिया गया, यानी इनको CJI नहीं नियुक्त किया गया। CJI नियुक्त किया गया इनको A.N. रे साहब को। क्यों नियुक्त किया गया, ये सीनियर नहीं थे, फिर भी इनको नियुक्त किया गया। कारण स्पष्ट है कि इन्होंने क्या किया था, A.N. रे ने सरकार के पक्ष में संसद के संशोधनीयता की शक्ति को कम करने के पक्ष में नहीं थे। ये क्या करना चाहते थे, संसद की संशोधन करने, संविधान में संशोधन करने की शक्ति को कम नहीं करना चाहते थे, यानी कि सरकार के पक्ष में बात कर रहे थे। और ये बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे के पक्ष में बात कर रहे थे, ये बेसिक स्ट्रक्चर ढांचे का विरोध कर रहे थे। सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, भाई व्यवहार में तो भले सिद्धांत में राष्ट्रपति नियुक्त करता, लेकिन व्यवहार में तो प्रधानमंत्री ही तो नियुक्त करता है। बात समझ रहे हैं ना, इसके आदेश पे ही मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही, आदेश नहीं बोलेंगे, मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही राष्ट्रपति क्या करता है, सभी काम को अंजाम देता है। तो यहां पे हुआ क्या, A.N. रे साहब को उठा करके इंदिरा गांधी ने, यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में CJI नियुक्त कर दिया गया। अब न्यायालय की गरिमा को बचाने के लिए ये तीनों न्यायाधीशों ने, शेलट और ग्रोवर और हेगड़े, इन तीनों न्यायाधीशों ने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दूं साथियों कि उस समय बौद्धिक जगत में यह बहुत ही एक हलचल, बौद्धिक जगत में हलचल बन गया, हलचल उत्पन्न हो गया बौद्धिक जगत में, और एक चर्चा का विषय बन गया। और इनके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा इस तरह उठाए गए कदमों की बड़ी निंदा की गई, आलोचना की गई। और यहीं से आप देखेंगे, आपसे बैकग्राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा इस कॉलेजियम प्रणाली की। थोड़ी सी आपको झलक दिखाई दे रहा होगा 1973 में। लेकिन इंदिरा गांधी एक बार केवल इस घटना को नहीं, यानी कि एक ही बार करके शांत नहीं रही, इस घटना को इन्होंने एक बार और दोहराया था। अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा। ये समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और 25 अप्रैल 1973 का जो दिन था, ये उच्चतम न्यायालय के इतिहास में एक धब्बा की तरह से धब्बा लग गया उस पे। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो गया। न्यायपालिका का क्या हुआ? राजनीतिकरण हो गया। इसीलिए साथियों, ये 25 अप्रैल 1973 का जो दिन है, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में, है ना, यह दिन एक कलंकित दिन के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान देंगे। पुनः आगे क्या होता है? पुनः आगे साथियों
एक मुद्दा आता है, एडीएम जबलपुर का केस आता है, 1976 का एक केस है, 1976 का केस है, एडीएम जबलपुर का, एडीएम जबलपुर का। और साथियों ये हैबियस कॉर्पस यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित केस था। यह एक प्रकार का रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? रीट होता है। आप जानते हैं रीट का मतलब एक प्रकार का आदेश होता है ना। रीट का अर्थ एक प्रकार का आदेश होता है, ये समझिए, और अदालतों के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में यदि हम कमोबेश देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसी संस्थाएं हैं, न्यायिक संस्थाएं, जिनके पास रिट जारी करने की अधिकारिता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? यदि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में वो रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के है ना के तहत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है, ये मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के हनन होने पर भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों के भी। इस तरह से हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता से विस्तृत होती है। इसका विस्तार केवल मूल अधिकारों तक सीमित है और ये मूल अधिकारों के बाहर भी है इसका अधिकार। तो हम इस पर नहीं जाते हैं, नहीं तो दूसरी लाइन में हम चले जाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे। तो इतना समझा रहा हूं आपको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है साथियों? रीट है। और इस केस का इससे क्या ताल्लुकात है कि दरअसल 1975 में जो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल का जो समय था, तो इसमें एडीएम जबलपुर के केस में मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचा तो उसमें एक प्रश्न उठा कि क्या आपातकाल के दौरान रिट जारी किया जा सकता है? क्या आपातकाल के दौरान जो है रिट को जारी किया जा सकता है? यह भी साथियों, चूंकि यह मुद्दा क्या है साथियों? संवैधानिक मुद्दा है। और आपको बता दूं पीसीएस प्रीलिम्स यहां से प्रश्न पूछता है कि किसी संवैधानिक मुद्दे पे यदि डिसीजन देना हो तो मिनिमम कितने जजेज का बेंच होना चाहिए? तो याद कर लीजिएगा, हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 जजेज शुड बी कंपलसरी, मिनिमम 5 जजेज शुड बी कंपलसरी, यानी कम से कम 5 न्यायाधीशों का पीठ मतलब बेंच होना जरूरी है, 5 न्यायाधीश होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यह भी जो डिसीजन दिया गया था साथियों, ये 5 न्यायाधीशों का बेंच था, है ना। 5 न्यायाधीशों का क्या था? बेंच था। अब इसमें एक चीज समझना आपको क्या है, इसमें भी ये जो डिसीजन दिया गया था 4-1 के निर्णय से था। इसमें भी अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि हां रिट जारी किया जा सकता है। इसमें भी रिट जारी किया जा सकता था, इसने कहा, इस 4 वालों ने कहा कि हां रिट जारी किया जा सकता है, हां जारी किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं जारी किया जाएगा। और ये जो एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा कि नहीं जारी किया जाएगा, वही व्यक्ति एमयू बेग थे। एमयू बेग थे। बात समझ में आ गया? और जिन 4 व्यक्तियों ने यह कहा था कि हाँ रिट जारी किया जा सकता है आपातकाल में भी, इमरजेंसी के काल में भी, उसमें एक व्यक्ति था एचआर खन्ना, एक न्यायाधीश था एचआर खन्ना। अब ये न्यायाधीश की जरा बात को समझिएगा, एचआर खन्ना साहब अब संयोग से पुनः 1977 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मैटर आता है। 1977 में सीजीआई की नियुक्ति का बात आता है और वही इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, है ना। तो इंदिरा गांधी पुनः यहां पे क्या किया जाता है? इंदिरा गांधी के द्वारा दोबारा पुनः न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया जाता है। कैसे? आप देखिएगा यहां पे एचआर खन्ना साहब ने कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रिट जारी किया जा सकता है आपातकाल में भी,
अर्थात एचआर खन्ना साहब सरकार के पक्ष में नहीं थे। सरकार क्या चाह रही थी? सरकार के पक्ष में नहीं थे, एक तरह से कहिए सरकार के पक्ष में नहीं थे। और जो एमयू बेग साहब थे, एमयू बेग साहब कहे कि नहीं, आपातकाल के समय में रीट जारी नहीं किया जा सकता, जबकि ये कौन क्या कह रहे थे? एचआर खन्ना साहब, आपातकाल में रीट जारी किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। तो एमयू बेग साहब ने विरोध कर दिया, कहे कि रीट नहीं जारी किया जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा था कि रीट को जारी किया जा सकता है, इसको ऐसे समझिए, इन्होंने कहा था कि रीट को जारी किया जा सकता है, रीट को जारी किया जा सकता है। अब ये बात सरकार को थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। और सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट करना था, तो सीजीआई के अपॉइंटमेंट में पुनः फिर सीनियर थे एचआर खन्ना साहब। ये एचआर खन्ना साहब वही हैं संजीव खन्ना जी के पिता, जो भी वर्तमान समय में न्यायाधीश हैं। आप समझिए, एचआर खन्ना सीनियर थे और एमयू बेग जूनियर थे उनसे, लेकिन फिर उस वरिष्ठता के क्रम का क्या कर दिया गया? उस जो नेहरू के कार्यकाल में स्थापित परंपरा था, उसका उल्लंघन किया गया एक बार पुनः यहाँ पे। और पुनः एचआर खन्ना को छोड़ करके एमयू बेग को प्रेफरेंस दे दिया गया, और एमयू बेग को क्या कर दिया गया? सीजीआई नियुक्त कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया। आ रही बात समझ में? अब एक चीज हमको ये समझना है यहां पे कि 2 बार धक्का लग चुका न्यायपालिका को। अब मुझे लगता है कि न्यायपालिका बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस संदर्भ में साथियों, यदि आप देखें तो आगे का एक केस आता है, उस केस में क्लियर हो जाता है। उस केस में क्लियर हो जाता है कि क्या होता है। आप देखेंगे कि एक एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का केस आता है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ का एक केस आता है। ये 1981 का केस है साथियों। इसी को हम जानते हैं फर्स्ट जजेज केस, है ना? इसको हम क्या जानते हैं? फर्स्ट जजेज केस, इसी को जानते हैं, है ना? इस केस में पुनः हम कहां गए? पुनः हम उस संवैधानिक परंपरा में गए, अनुच्छेद 124 में, जहां पे याद करिएगा शब्द कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परामर्श पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 124(2) आपको याद आ रहा होगा। अब देखेंगे आप कि उसमें यह कहा गया कि क्या वहां पे परामर्श शब्द का अर्थ क्या है, इसको लेकर के आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का व्याख्याता कहा जाता है किसको? उच्चतम न्यायालय को। बात आपको समझ में आ रहा है? भारतीय संविधान का व्याख्याता कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। तो किसी भी संविधान में वर्णित शब्दों का व्याख्या क्या होगा, यह अधिकार तो केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। हालांकि हाई कोर्ट के भी पास है, लेकिन कार्यपालिका के पास तो अधिकार नहीं है, संसद के पास तो अधिकार नहीं है। अब पुनः शिकंजा इसके हाथ में आ गया। जो चीज कार्यपालिका के हाथ में था, अब न्यायपालिका के हाथ में आ रहा है। अब आपको थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही होगी कॉलेजियम की। एक एक पॉइंट आप आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो इस केस में हालांकि ये एसपी गुप्ता है, एससी गुप्ता नहीं, एसपी गुप्ता। अब आप ध्यान देंगे यहां पे कि परामर्श शब्द की यहां पे व्याख्या किया गया और इसको बताया गया कि परामर्श का अर्थ जो है सहमति नहीं है, सहमति नहीं है, इसमें बताया गया। आ रही बात समझ में?
अक्सर प्रश्न पूछता है कि फर्स्ट जजेज केस कब का है, कभी कल पूछ देता है, ये भी देखिएगा। हालांकि यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके बाद साथियों, इसके बाद एक और केस आता है, उस केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इस केस में आप ध्यान देंगे, इस केस में पुनः परामर्श शब्द की व्याख्या करने की बात की गई। परामर्श शब्द को पुनः व्याख्यायित किया गया और इस केस में, यह केस है साथियों, ध्यान देंगे, बनाम भारत संघ है, बनाम भारत संघ। यह केस कब का है साथियों? तो यह केस है साथियों 1993 का। ध्यान देना यहां पे जरूरी है आपको, 1993 का यह केस है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड जजेज केस, सेकंड केस ऑफ जजेज है ना, सेकंड केस जजेज। द्वितीय न्यायाधीश के मामले इसको बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं द्वितीय न्यायाधीश के मामले में। 1993 का है ये, यहीं से कॉलेजियम का स्टार्ट होता है। जब कभी प्रश्न पूछे तो समझ लीजिएगा 1993 में ही कॉलेजियम की शुरुआत हुई थी। आ गई बात समझ में? इसी केस ने नींव डाल दिया। क्या मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि परामर्श की व्याख्या क्या किया जाए। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के केस में परामर्श को सहमति नहीं माना गया, और यहां क्या माना गया? परामर्श शब्द का अर्थ इस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, अर्थात सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993, जिसको हम तृतीय सेकंड न्यायाधीश का केस कहते हैं। इस सेकंड न्यायाधीश के केस में इस परामर्श शब्द का अर्थ क्या बता दिया गया? सहमति बता दिया गया, सहमति बता दिया गया। अरे बात समझ में? अब सहमति का अर्थ यह हो गया यहां पे कि जजेज का अपॉइंटमेंट, ये तो तय था कि जजेज का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करेंगे, किंतु अब यहां पे राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। अब जैसे ही राष्ट्रपति यहां बाध्य होगा, तुरंत साथियों न्यायपालिका के पक्ष में क्या आ जाएगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार इसके पक्ष में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसमें क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, जब भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति जब भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो क्या करेगा? एक सीजीआई प्लस 2 अदर जजेज, अर्थात 2 अन्य न्यायाधीशों से क्या करेगा? वो परामर्श लेगा। 2 अदर जजेस से क्या करेगा? वो परामर्श लेगा। ऐसा बात कह दिया गया। यानी और ये भी कहा गया, इसमें भी कहा गया है साथियों कि जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो क्या करेगा? इस कॉलेजियम से, यानी कि शुरुआती कॉलेजियम साथियों 3 सदस्यीय था। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनली जो कॉलेजियम था यहां से जो आया था 1993 में, वो केवल 3 सदस्यीय था, किंतु वर्तमान का जो कॉलेजियम है साथियों 5 सदस्यीय है। इस बात को भी देखिएगा कैसे 5 सदस्यीय हो गया। तो इसमें यह भी कहा गया था कि सीजीआई का जो है, जो परामर्श है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि प्राथमिकता का सिद्धांत बोलते हैं, प्राइमेसी थियरी बोलते हैं, प्राइमेसी प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना? प्राथमिकता का सिद्धांत, अर्थात इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। किसको? सीजीआई के राय को क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दिया जाएगा। ये बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। क्या मैं कह रहा हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में इस एक सीजीआई को प्राथमिकता दिया जाएगा, बाकी 2 अन्य केवल इसकी सहायता के लिए रहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि बहुमत के आधार पर भी तो लिया जा सकता था, लेकिन बहुमत के आधार पर यहां पे लिया नहीं गया। सलाह परामर्श सीजीआई ने जो कह दिया बस वो हो गया, 1 मैन आर्मी हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोकतांत्रिक कैरेक्टर है? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये? तो साथियों आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल यह लोकतांत्रिक नहीं है। यहां मोनोपोली चल सकता है,
एकाधिकार चल सकता है, और जहां एकाधिकार चलता है साथियों, वहीं लोकतंत्र के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। और न्यायपालिका के समक्ष इस तरह की यदि न्यायपालिका में इस तरह की बात यदि दिखाई दे रही है तो और क्षम्य नहीं है। इसी बात को लेकर के आप देखेंगे अभी आगे इस पे पुनः चर्चा, इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को लेकर के चर्चा होगा कि जब 1998 में के.आर. नारायणन साहब भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो मैं इस पहलू पे आता हूं कि 1998 में के.आर. नारायणन साहब क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति के काल में वो क्या करते हैं, अपने राष्ट्रपतित्व काल में उन्होंने के.आर. नारायणन साहब इन्होंने क्या किया। अच्छा, एक चीज और, सेकेंड जजेज ऑफ केस में वरिष्ठता के क्रम का अनुपालन करने की बात कह दिया गया था। मैं थोड़ा सा वहां पर मिस कर दिया हूं, ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड जजेज ऑफ केस में वहां पे क्या कर दिया गया था कि ये तो कहा गया था कि परामर्श का अर्थ क्या है, सहमति है। और जब भी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो एक सीजेआई और 2 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श अवश्य करेगा, और इस तरह से परामर्श उसका बाध्यकारी है। और यह भी कहा गया कि यदि सीजेआई की नियुक्ति करनी हो उच्चतम न्यायालय में तो वरिष्ठता क्रम का अनुपालन करना ही पड़ेगा, ऐसा बात। अर्थात देखिए, जब नेहरू जी ने उस वरिष्ठता के क्रम का अनुपालन किया था तो वह परंपरा था, और जब यहां पे न्यायाधीशों के द्वारा ऐसा कह दिया जाता है तो यह एक तरह से कहिए अदालत के द्वारा दिया गया डिसीजन कानून के समकक्ष खड़ा हो जाता है, उसकी वैल्यूज कानून के समकक्ष के समान हो जाती है। तो यहां पे अब एक कैसा स्वरूप, अब परंपरा नहीं रह गया सीजेआई की नियुक्ति में वरिष्ठता का क्रम का अनुपालन, अब ये क्या बना, स्थापित प्रक्रिया हो गया, एक तरह से कहिए अब इसको पालन करना ही करना पड़ेगा। यही वजह कि आज तक देखिए अनुपालन किया जाता है। आ रही बात समझ में यहां पे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि के.आर. नारायणन साहब ने 1998 में जब भारत के राष्ट्रपति रहते हैं ये, तो इन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक चीज होता है, आप जानते हैं कि आर्टिकल 143 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 143 ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को किसी संवैधानिक मुद्दे पे सलाह मांगना या किसी अन्य मसले पे भी सलाह मांगना है तो वो उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। ये अनुच्छेद 143 कहता है। तो के.आर. नारायणन साहब 1998 में जिस मुद्दे को लेकर के, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के केस जब होते हैं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उपस्थित होता है कोर्ट में। कौन उपस्थित होता है साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, भारत का महान्यायवादी उपस्थित होता है। तो इस केस में न्यायपालिका के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन्होंने क्या प्रश्न किया था, वहां पे किस संवैधानिक मसले पे इन्होंने क्या किया था, परामर्श मांगा था। इन्होंने परामर्श साथियों मांगा था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। शब्द परामर्श में एक सीजेआई प्लस 2 अदर जजेज के परामर्श को उपयुक्त मानना स्वाभाविक है क्या, स्वभाव से आ गया है, उसे लोकतांत्रिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन्होंने इस बात वहां पे इनसे उच्चतम न्यायालय से अर्थात सीजेआई से इन्होंने क्या किया, परामर्श लिया। कहा कि उच्चतम न्यायालय में एक सीजेआई प्लस 2 अदर जजेज, और इसको आपने प्राइमेसी दे दिया, प्राथमिकता दे दिया कि ये जो कहेगा वही होगा। तो ये क्या सही है, परामर्श में किसी एक व्यक्ति को शामिल करना, किसी एक व्यक्ति को प्राथमिकता दे देना, ये तर्कसंगत है, ये लोकतांत्रिक है। तो साथियों आपको बता दूं कि इसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार किया, और पुनर्विचार करने के बाद साथियों इन्होंने क्या कहा
पुनर्विचार किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के इस केस में, और विचार करने के बाद अपना ये डिसीजन दिया और बताया कि परामर्श शब्द का थोड़ा सा और इसको व्यापक किया और कॉलेजियम का और विस्तार किया। ये कॉलेजियम क्या था, 3 सदस्यीय था, इस कॉलेजियम का विस्तार किया और विस्तार के बाद इस कॉलेजियम को क्या किया, 1 CJI प्लस 4 अदर जजेज, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को उसमें शामिल कर लिया गया। और ये कहा गया कि यहां केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श ही उपयुक्त नहीं है, अर्थात परामर्श का अर्थ ये है यहां पे कि ये बहुमत से आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बहुमत से आना चाहिए। आपको बताऊं, ये बहुमत से आने से पहले एक चीज आता है साथियों। अब देखिए यहाँ पे कॉलेजियम क्या हो गया, 5 सदस्यीय निकाय हो गया, 5 सदस्यीय हो गया। इस बात को आपको समझना है, 5 सदस्यीय कॉलेजियम हो गया। बात समझ में आ गया, कॉलेजियम क्या हो गया, 5 सदस्यीय हो गया। यहीं से आप देख रहे हैं कि कॉलेजियम, वर्तमान का जो कॉलेजियम है, जो अस्तित्व में है, वो 1998 से है। कब से है साथियों, 1998 से, अर्थात 1993 में जो कॉलेजियम आया था वो 3 सदस्यीय मात्र था, जिसमें 1 CJI और 2 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन जो आज का वर्तमान का जो 5 सदस्यीय कॉलेजियम है, उसकी नींव कब पड़ी थी, 1998 के इस केस में पड़ा था। वो जब इसमें क्या होगा कि 1 CJI प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, इसके बाद ये कहा गया कि एक आता है ड्यू प्रोसेस आता है, अर्थात समझिएगा इस बात को, सम्यक प्रक्रिया जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सम्यक प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसी केस में अदालत ने यह कहा था कि यदि कॉलेजियम 5 सदस्यीय जो कॉलेजियम है ये 5 सदस्यीय, जो 5 सदस्यीय कॉलेजियम है, यदि किसी नाम की सिफारिश कर रहा है जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट करने के लिए, किससे, राष्ट्रपति के पास भेज रहा है कि आप इनको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त कर दीजिए, और यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में इन्होंने जो सिफारिश किया, यदि इस सिफारिश में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों ड्यू प्रोसेस, यदि इस ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं किया गया, तब राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इस बात को समझिएगा, तब राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और यदि सम्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब राष्ट्रपति बाध्य है। अब जरा हम गौर करते कि सम्यक प्रक्रिया क्या है, तभी तो समझ पाएंगे। क्योंकि यदि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रपति नहीं मानेगा, पुनः कॉलेजियम क्या हो जाएगा, किधर चला जाएगा, कार्यपालिका के पक्ष में चला जाएगा। और यदि बाध्यकारी हो जाएगा तो कॉलेजियम अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया जो है न्यायपालिका के पक्ष में चला जाएगा। ड्यू प्रोसेस को आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे न्यायपालिका में चली जाती है, न्यायपालिका के पाले में कैसे चली जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ साथियों ध्यान देना है। इसमें यह कहा गया, सम्यक प्रक्रिया में यह चीज कहा गया कि हम CJI 1 CJI प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, इसमें यह कहा गया कि यदि हम CJI को वरीयता दें, मान लीजिए CJI को वरीयता दे देते हैं केवल हम, और किसी जज, मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है, वो न्यायाधीश नियुक्त होने जा रहा है, और इसमें CJI प्लस 1 कोई है, कोई एक तो CJI चीफ जस्टिस है, वो कह रहे हैं हाँ एक्स पर्सन की नियुक्ति होनी चाहिए, इसके नाम की सिफारिश भेज देते हैं, और इनके साथ कोई और कॉलेजियम का एक सदस्य, यहाँ इस 4 में से कोई एक सदस्य जो है, और यहाँ पे आकर के इनके साथ बैठ जाता है और ये भी सहमति हासिल कर लेता है, कहता हाँ सहमति भर देता है। इस तरह से हम देखेंगे
इस तरह से हम देखेंगे कि ये सीजेआई के साथ ये एक आदमी जो एक अन्य न्यायाधीश बैठ रहा है, तो यहां सीजेआई को प्रेफरेंस तो दे दिया गया, लेकिन साथियों ये बहुमत नहीं है। अर्थात यदि फिर दूसरा केस देखें हम, यदि कोई वाई व्यक्ति है और न्यायाधीश के तौर पे इसके नाम को भेजा गया है नियुक्ति के लिए, उसमें बाकी एक तरफ इसमें इस एक्स वाले में देखेंगे कि सीजेआई एक है प्लस एक व्यक्ति, इसमें से एक न्यायाधीश है ना, और वही दूसरे तरफ बाकी अन्य 3 न्यायाधीश हैं। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं बहुमत इधर आ जा रहा है और प्राथमिकता सीजेआई की प्राथमिकता को देखें तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात जब हम सम्यक प्रक्रिया का पालन करेंगे, थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। सम्यक प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक चीज को भी थोड़ा ध्यान देंगे। सम्यक प्रक्रिया तभी हम समझ पाएंगे, देखेंगे एक सीजेआई प्लस 4 अदर जजेज, थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें कहता है सम्यक प्रक्रिया कहता है तभी माना जाएगा कि जब प्राइमेसी को भी फॉलो किया जाए, प्राइमेसी प्रिंसिपल को भी ध्यान दिया जाए, प्राइमेसी प्रिंसिपल को ध्यान दिया जाए, प्लस साथ साथ बहुमत को भी, मेजॉरिटी को भी ध्यान में दिया जाए। दोनों चीजें यदि फॉलो होगा साथियों तो सम्यक प्रक्रिया क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। यही सम्यक प्रक्रिया कहता है। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजेआई जिस नाम की सिफारिश नहीं कर रहा है और बाकी 4 लोग सीजेआई किसी अन्य न्यायाधीश की सिफारिश कर रहे हो तो उसको मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति उसको नहीं मानेगा। राष्ट्रपति तभी मानेगा कि जब सीजेआई भी उससे सहमत हो और साथ में बहुमत भी हो। अब यदि साथियों आप गौर करेंगे कि यदि मान लीजिए मुझे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त करना हो, तो ये कॉलेजियम में सीजेआई मेरे समर्थन में है और इधर से केवल 2 व्यक्ति का भी समर्थन मिल जाए, यानी कि एक सीजेआई ने मेरे नाम पे मुहर लगा दिया और प्लस इन 4 जजेज में से कोई 2 व्यक्ति भी मेरे फेवर में यदि आ गए, यानी 1 सीजेआई प्लस 2, तो हमें बहुमत भी मिल जाएगा और प्राइमेसी प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा। अर्थात प्राथमिकता दे दिया गया सीजेआई को। तो समझ में आया कि सम्यक प्रक्रिया का अर्थ हुआ कि सीजेआई की सहमति प्लस 2 अन्य न्यायाधीशों की भी सहमति, 2 अन्य की भी सहमति। तो क्योंकि 3 हो गया, 5 पैनल में कॉलेजियम 5 सदस्य है, तो उसमें 2 से यदि डिसीजन जाए तो बहुमत 3 के पक्ष में आ गया ना, तो बहुमत भी सिद्ध हो गया और सीजेआई को प्रेफरेंस भी मिल गया, सीजेआई की राय को वरीयता भी दे दिया गया। इस तरह से साथियों हम देखेंगे कि सम्यक प्रक्रिया का यदि पालन किया गया है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के द्वारा परामर्श करने में, तो साथियों वहां पे राष्ट्रपति अब क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। और जैसे ही साथियों सम्यक प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए कॉलेजियम परामर्श करेगी तो राष्ट्रपति वहां तुरंत क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। और जैसे राष्ट्रपति बाध्य होगा तो वैसे ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया किसके खेमे में चला जाएगा, किसके पाले में चला जाएगा, न्यायपालिका के पाले में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कॉलेजियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। और ये विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देश, अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति की। वहां आप देखेंगे कि अमेरिका में यदि देखा जाए तो अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा में भी है कि अन्य देशों के संविधान से तुलना, तो यहां से समझे रहेंगे तो यहां भी आपको काम दे देगा। साथियों थोड़ा सा गौर करिएगा कि अमेरिका में जैसे अपने वहां राज्यसभा है, लोकसभा है, समझ रहे हैं ना, तो अमेरिका के जैसे अपने वहां संसद है, तो संसद में वहां पे कांग्रेस बोला जाता है संसद को, और अपने यहाँ जो लोकसभा है वहां प्रतिनिधि सभा कहा जाता है या प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है।
और यहाँ के वहाँ का सीनेट यहाँ की राज्यसभा कहा जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है तो वह भी नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करने के बाद उसे सीनेट सभा में भेज देता है और सीनेट सभा में वहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी होता है। वो अपॉइंटमेंट कमेटी जब अप्रूव कर देगी तब जाकर के वो व्यक्ति पद को धारण करता है। यानी कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका के हाथ में है। और ब्रिटेन में भी हम देखें तो ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति महारानी के द्वारा किया जाता है ना। लेकिन वो भी क्या करती है, महारानी नियुक्ति से पहले उसको क्या करेंगे, उसके नाम की सिफारिश को भेजेंगी कहां, एक वहां पे JAC होता है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी होता है। वो कमेटी में 15 सदस्यीय निकाय होता है वो, और 15 सदस्यीय निकाय में हो सकता है कि जिसके नाम को सम्राट ने या महारानी ने सिफारिश किया है उसको बुला लिया जाए एज ए इंटरव्यू लेने के लिए। इस तरह की भी प्रक्रिया है। यानी कि वहां भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता है। और उन 15 में आप देखेंगे, उन 15 में 2 या 3 न्यायाधीश केवल होते हैं, 2 या 3 न्यायाधीश केवल होते हैं। ब्रिटेन में 15 सदस्यीय निकाय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, इसी का अनुकरण करते हुए आप देखेंगे कि भारत में भी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो आपने देख लिया, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करते हुए एक सरकार ने पहल किया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कमीशन या आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया था। किंतु इसको क्या कर दिया गया था, इसको न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो अभी भी क्या कंडीशन है, सरकार चाह रही थी कि NJAC के द्वारा क्या कर दिया जाए, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के पक्ष में कर लिया जाए। आप इस बात को समझेंगे थोड़ा सा कि आप देखेंगे 1989 से भारत में गठबंधन की राजनीति रही है, और गठबंधन की राजनीति होने की वजह से कार्यपालिका केवल अपने सरकार को तोड़ने में लगी हुई थी। बस अपने सरकार को लोग तोड़ रहे थे। तो ये सत्ताधारी जो पार्टी थी, वो जो सत्ता में जो बैठी थी, वो इस पे फोकस कर रही थी कि किस तरह से हम सरकार को, अपनी कुर्सी किस तरह से हम बचा लें। आ रही बात समझ में। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत से आई, प्रचंड पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आई, तो तुरंत देखिए कार्यपालिका के जब शोषण हुआ था, उस शोषण का बदला लेने के लिए, या कहिए जो भी कमी था, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए तुरंत कार्यपालिका के द्वारा क्या किया गया, इस प्रावधान को लाया गया। लेकिन न्यायपालिका ने क्या कहा, इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, और गैर संवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा ही किया जाएगा। हालांकि कॉलेजियम की कई आधारों पे आलोचना भी किया जाता है, वो एक अलग पक्ष है। तो साथियों, ये रहा भारतीय न्यायपालिका एवं कॉलेजियम प्रणाली। आपने देखा किस तरह से हिस्टोरिक बैकग्राउंड में हम लोग गए थे, कैसे एक एक पहलुओं को समझते गए हैं। अब आपको बता दूं कि ये कंटेंट आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेकर के आया गया है और शुरुआत से लेकर के अंत तक लाया गया है। तो ये आपके पहले जो मांग है कि आपकी समझ में आनी चाहिए, उसको भी फुलफिल करता है। और दूसरा चीज़, ये जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है, वो परीक्षा उपयोगी भी है, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम से इससे बाहर प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया। आप जज भी कर सकते हैं, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस लेक्चर में जो कुछ बताया हूं वो इससे बाहर आज तक ना ही UPSC पूछा है, ना ही कोई भी स्टेट PSC पूछा हुआ है। तो UPPSC भी नहीं पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि 10 सालों का अवलोकन करें, 11 साल 12 सालों का अवलोकन करेंगे, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब हो सकता है, देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं, हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय में किसी महिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर दिया जाए, या अभी जो किया गया है, या कॉलेजियम में नए किसी जजेस की नियुक्ति कर दिया जाए, तो उससे प्रश्न बन सकता है। तो करंट का प्रश्न है, तो आपको वीकली करंट अफेयर
में उसको बताया जाएगा। तो इस तरह से जो डायनेमिक सेक्शन है उसको हम करंट अफेयर के माध्यम से भी क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि हमारा पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है और जो अप्रोच है वो इस रूप में कवर हो जाए कि जिससे परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न हल करने में हमारे समक्ष कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कंटेंट परीक्षा ओरिएंटेड था और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस अप्रोच से आपको बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, थोड़ा सा आप इसके बारे में देखेंगे कि ये जो आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है, बूस्टर सीरीज के तहत पढ़ाया जा रहा है परीक्षा मंथन के इस परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पे आप जाएंगे। ये बैच देखिए आज ही से स्टार्ट हो रहा है। बैच स्टार्ट 14 जनवरी 2022 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि बड़ा लिमिटेड ऑफर है। 14 जनवरी आप समझ रहे हैं, तो 4999 में है, 11999 को छोड़ दिया गया है। कभी भी ये 11999 पे पहुंच सकता है साथियों। और आपको ये भी बता दूं कि ये शुरुआती 200 स्टूडेंट के लिए केवल छोड़ा गया है। जैसे ही 200 स्टूडेंट हो जाएंगे, हो सकता है ये बढ़ जाए, तो आप उन 200 विद्यार्थियों में अपने स्थान को सुनिश्चित करें और हमारे साथ जुड़ें। और जो वीडियो लेक्चर आपने देखा उससे आप समझ जाएंगे कक्षा कार्यक्रम का क्या महत्ता आपके लिए कैसे सफल सिद्ध, आपके परीक्षा में सफल होने के लिए कैसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आप हमसे जुड़ के महसूस कर सकते हैं आज का लेक्चर देख करके। यहाँ पे देखिए साथियों, स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर 8468016365 पे जा करके आप और भी जानकारी यदि हासिल करना चाहते हैं तो हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे कोर्स की जो हाइलाइट्स हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, भी बता रहा हूं आपको। ये कोर्स हमारे हाईलाइट है, ध्यान दीजिएगा कि 500 आवर्स प्लस लाइव वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ साथियों कि 200 लास्ट अंतिम समय में रिवीजन एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, तो रिवीजन को भी ध्यान में रखा गया है। क्विक रिवीजन नोट्स भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। वीकली करंट अफेयर का सीरीज आपको दिया जाएगा, वीकली करंट अफेयर। उसके बाद 10 फुल लेंथ मार्क टेस्ट, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी का आकलन भी आप स्वयं में कर लें। और परीक्षा जैसा आपको एहसास होगा, क्लासेस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, तो कोई एक ऐसा पक्ष आपसे छूटने ही नहीं वाला है। इन कोर्स के हाईलाइट के इस 5 बिंदुओं में किसी चीज को छोड़ा ही नहीं गया है। जो कोई भी लड़का पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा उससे आप पूछिएगा, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।